विधानसभा है, कोई नौटंकी नहीं है। लगातार ये कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे माननीय विधायक को। पूरे हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप पूरे हाउस को लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये विधानसभा है, कोई नौटंकी नहीं है। लगातार ये कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे माननीय विधायक को। सब अपना समय निकाल के डिस्कशन के लिए आए हैं, सुबह से डिस्टर्ब कर रहे हैं वो। क्या हुआ, चले गए? एक बार इनको ये समझा दूं। सर मैं एक बात बता, मुझे मालूम नहीं था रेखा जी इतना मुख्यमंत्री थे। एक बात बता दूं, यदि सत्ता पक्ष के कैबिनेट का कोई भी मंत्री प्रस्ताव ले आ जाए तो आपको सदन से बाहर जाने के लिए मजबूर 3-4 दिन के लिए भी सस्पेंड कर सकते। ये तो अरे वो हो नहीं तो करो डिस्टर्ब। अभी प्रस्ताव लाते हैं हम, तुम्हें बताएंगे हम नियम और कानून क्या होता है। ये हम सब चुप। अध्यक्ष जी, अरे भैया अभी नया नवेला आया है, अभी मुझे किधर बात करनी मेरे लिए सर। नहीं मैं धमकी नहीं दे रहा, तुम्हें सिखा रहा हूँ। नियम बता रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप नियम बता रहे हैं, नियम बता रहे हैं। आप दीजिए, आपको सिखा रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अब आप एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लीजिए। 1 मिनट में, 1 मिनट में कैसे हो जाएगी? अब आपने तो ध्यान आकर्षित करना है ना। मैं ध्यान आकर्षण पर ही बोल तो रहा आप तो रिप्लाई करवाएंगे ना मंत्री से आपका। इससे हटकर नहीं बोलूंगा। नहीं विषय पर बोलिए। अध्यक्ष महोदय, 2015 में जिस प्रकार आम आदमी की पार्टी आती है, दिल्ली के लोगों को मूर्ख बना करके जो हॉस्पिटल बने थे वहां पे उनको मोहल्ला क्लिनिक में तब्दील करके वहां क्लिनिक बना दिया और क्लिनिक जरूर खोला, लेकिन वो आज दिन तक चालू नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा की इस क्षेत्र में जिस प्रकार की अस्पतालों की स्थिति है, सर इन्होंने क्या किया, जो हो वहां मोहल्ला क्लिनिक बना रखी थी, उसको अपने कार्यकर्ता को लाभ पहुंचाने के लिए मुस्तफाबाद के अंतर्गत एक मकान पर बना दिया। सरकार के पैसे का आपने दुरुपयोग किया, सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए ये काम किया। सर ये जीता जागता उदाहरण यदि आप देखेंगे तो मुस्तफाबाद के अंदर है। सर वहां की इतनी बड़ी आबादी, जहां 50-60 कॉलोनियां हो, जहां गरीब तबके के लोग रहते हो, जहां अनोथराइज बस्तियां हो, वहां के हॉस्पिटल न होने की वजह से इस प्रकार की स्थिति बनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। जिस हॉस्पिटल के बारे में आपके माध्यम से उस पर कार्रवाई चल गई, उसके लिए तो मैं आपके आभारी हूं। ये बिल्डिंग तुरंत से तुरंत बन जाए और जिससे कि वहां के लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके, यही मैं कहना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का समय, और मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसकी जवाब देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। माननीय मंत्री श्री डॉक्टर पंकज सिंह। आदरणीय हमारी पार्टी के और बहुत सीनियर लीडर और डिप्टी स्पीकर साहब ने जो उस क्षेत्र के बारे में वेदना बताई है और वहाँ के स्वास्थ्य की हॉस्पिटल की हालत जो बताई है, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ, मैं क्योंकि अभी इसका पूरा जवाब नहीं दे पाऊंगा, इस सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी और इसका कार्रवाई करने से पहले सारा ज्ञान, सारी चीजें, सारी जानकारियां हम अपने माननीय विधायक जी को, डिप्टी स्पीकर साहब को दे देंगे। माननीय मंत्री जी, मेरा ये अनुरोध है कि इस संबंध में एक मीटिंग बुलाकर
हाँ जी, उसमें आप माननीय उपाध्यक्ष जी को भी बुलाएं मैं वही और आवश्यकता पड़े तो फिर मौके पर भी एक बार जाना पड़े तो, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो वास्तविकता में ये काम अगले हफ्ते में ही माननीय विधायक जी के साथ जाके इस काम को पूरा स्टार्ट करवाया जाएगा, दिखवाया जाएगा। अधिकारियों के साथ जो भी उचित काम करना होगा उसे किया जाएगा। अब माननीय सदस्यगण, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक थी उसका दूसरे प्रतिवेदन से सदन सहमत है। यह प्रस्ताव जो है माननीय उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट जी के माध्यम से आएगा। कमेटी का प्रतिवेदन आइटम नंबर 4। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम प्रस्ताव करेंगे कि सदन की 4 अगस्त की 2025 के प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के दूसरे परिवर्तन से हम सब लोग सहमत हैं। ऐसा में सदन से अपेक्षा करता हूं कि वो इस प्रस्ताव के समर्थन में निश्चित रूप से सरकार के पक्ष में खड़े हों और धन्यवाद करें। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इस वैसे आपने बोला, हाँ कोई नहीं, आप बोल दो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। इस प्रस्ताव के जो जी आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहूंगा, ये प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्ताव पारित हुआ, पास हो गया। चलिए। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। कोई नहीं, ऐसा है, सुनिए एक मिनट, वो भी उपाध्यक्ष है, अगर उन्होंने कह दिया तो कोई गुनाह नहीं कर दिया। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ। अब सदन के समक्ष जो विषय यहां पर कल चर्चा में था, एजुकेशन बिल, उस पर हम चर्चा को आगे जारी करेंगे। और मैं शुरुआत करना चाहता हूं माननीय सदस्य। हाँ आता है, हमें उससे क्लियर नहीं होता कि, क्योंकि अगर आज का आप एलओबी देखिए तो उसमें सीएजी रिपोर्ट्स पे चर्चा पहले दी हुई है। हाँ तो वो अभी मैं आज नहीं कर रहा। एलओबी भी कई बार आता है तो सेशन शुरू होने से पहले एक्चुअली उस दिन किस ऑर्डर में डिस्कशन होने वाली है। नहीं, एक मिनट, ऑर्डर वही है, उसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है बिल पर आज चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि वो एक कंटिन्यूएशन में चल रहा है और अब ये हम कल भी करा सकते हैं। तो इसलिए जो आइटम नंबर से सहमत हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ, ये सूचना अगर हमें हाउस शुरू होने से पहले मिल जाए। ये तो चेयर डिसाइड करेगा ना, हाउस चलने के बाद, शुरू होने के बाद। चेयर से रिक्वेस्ट समय की हमें इन्फॉर्म कर दिया करिए सेशन शुरू होने से पहले। ऐसा है कि जैसा समय के हिसाब से व्यवस्था बनती है वो हम कर रहे हैं। इसलिए अब जो विषय हम लेना चाह रहे हैं वो है एजुकेशन बिल और उस पर हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। और चर्चा को शुरू करेंगे हमारे जो सतीश उपाध्याय जी हैं। अब इस बिल को मैं एक बार फॉर्मल रूप से भी पढ़ देता हूं। अब श्री आशीष सूद माननीय शिक्षा मंत्री ने जो प्रस्ताव किया था उस प्रस्ताव पर जो इंट्रोड्यूस यहां पर हुआ था उस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे श्री सतीश उपाध्याय। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी ने ये जो एक क्रांतिकारी कदम दिल्ली की शिक्षा नीति के लिए उठाया है, मैं उनको हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये खाली विधेयक नहीं है, ये दिल्ली की शिक्षा नीति में एक क्रांतिकारी कदम है जो पहले अंधेरे में थी और ये सुनिश्चित करने का संकल्प भी है कि दिल्ली में शिक्षा व्यापार न बने,
दिल्ली में शिक्षा यहां के छात्रों का मौलिक अधिकार बने। मैं इस सदन के पवित्र मन से दिल्ली विद्यालय शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनिमय पारदर्शिता विधेयक 2025 पर बोलने का अवसर पाकर अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं। यह विधेयक दिल्ली के लाखों अभिभावकों की वर्षों पुरानी पीड़ा का उत्तर है। उनके मन में जिस प्रकार की पीड़ाएं थी, पिछली सरकार ने शिक्षा के संदर्भ में बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की, एडवर्टाइजमेंट तो बहुत ज्यादा दिए, लेकिन धरातल पर अध्यक्ष जी कुछ हुआ नहीं। और ये निर्णायक कदम हमारे दिल्ली के बच्चों के भविष्य को भी, उनके उज्जवल भविष्य को भी तय करेगा। हम सब इस बात से अवगत हैं कि किताबें, स्कूल फंड, बिल्डिंग फंड, स्मार्ट क्लास, ट्रांसपोर्ट फीस, हर मोर्चे पर पिछली सरकार के समय मनमानी वसूली होती रही, अभिभावकों की जेब खाली होती रही, अभिभावक लगातार शिकायत करते रहे, आरटीआई डालते रहे, मगर कोई स्थायी समाधान इस शिक्षा के संदर्भ में पिछली सरकार ने नहीं निकाला। दिल्ली की पुरानी सरकार की व्यवस्था, दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 और उसके तहत बनी रूल्स इतने कमजोर थे कि निजी स्कूलों ने उनके संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में ठेंगा दिखा करके ना कोई पारदर्शिता थी, ना कोई जवाबदेही थी। दिल्ली, ऐसे में इस विधेयक को हम कह सकते हैं ये दिल्ली की जन आकांक्षाओं का उत्तर है। शिक्षा में पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय दिलाने का ये विधेयक हमारे सम्मुख है। विधेयक की जो मुख्य विशेषताएं हैं, स्कूल स्तर पर निर्धारण समिति का गठन एक पारदर्शी कदम है। हर स्कूल में एक समिति बनेगी जिसमें स्कूल प्रबंधन के साथ साथ अभिभावकों को भी शामिल किया जाएगा, यानी अभिभावक अपनी सरकार बना सकते हैं। अब अभिभावक मूक दर्शक नहीं होंगे, अभिभावकों की भागीदारी होगी और अभिभावक तय करेंगे कि कमरे में बैठ करके अब फीस नहीं बढ़ाई जा सकती, अब लोगों को, अभिभावकों को उसका जवाब देना पड़ेगा। इसका अध्यक्ष कोई शिक्षक भी नहीं होगा, इसका अभिभावक जो होगा वो जो छात्र के जो पेरेंट्स हैं उनका प्रतिनिधि इसमें होगा। और हर 15 अगस्त को इसमें समय सीमा भी तय की गई है कि 15 अगस्त तक आपको इस समिति का गठन करना पड़ेगा। जो आर्थिक रूप से एक अराजकता थी कि हर साल अभिभावक को लगता था कि अब जुलाई अगस्त आएगा और फीस बढ़ने का क्रम आ जाएगा, अब उनको 3 साल तक इसके लिए किसी प्रकार का इंतजार और आर्थिक क्षेत्र में भी स्थायित्व, उनकी पॉकेट में जितना पैसा है उसके हिसाब से भी उस बजट को बना सकते होंगे।